हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट एग्जाम 2025 की तैयारी सीरीज में। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें शामिल है 2021 में पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए सभी बेहतरीन प्रश्न। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट और देखते हैं कितने सवाल आप सही कर पाते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका? तो आप कहेंगे कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दोस्तों, वो स्थित है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टैगा, मीडोज, टुंड्रा या फिर स्टॉपिज। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, स्टॉपिज। दोस्तों, एक चीज़ आप इसमें ध्यान से देखिएगा कि यह जो है 2011 के जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, उससे लगभग 60% क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट करके पूछ लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? माउंट कोटोपैक्सी है, माउंट एटना है, माउंट एकांकागुआ या फिर माउंट किलिमंजारो है? तो आप कहेंगे सीधे सीधे माउंट एकांकागुआ है। ठीक है, माउंट एकांकागुआ जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है कौन सी पर्वतमाला पर है? तो आप कहेंगे ये जो है एंडीज पर्वतमाला पर है। कहाँ? एंडीज पर्वत श्रेणी पर, पर्वतमाला पर है। और इसकी जो ऊंचाई है साथियों, अगर पूछेगा तो इसकी ऊंचाई जो है ये लगभग है 6960 मीटर। और जो एंडीज पर्वतमाला है दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है, जिसकी जो लंबाई है आप कहेंगे, अगर लंबाई पूछ लिया तो आप कहेंगे लगभग ये है 7200 किलोमीटर। ये 7200 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? ऑप्शन है यूग्लिना में या फिर हाइड्रा में, जेलीफिश में या फिर साइकान में? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, यूग्लिना में। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना जो है क्लोरोफिल युक्त एक हरा प्रोटोजोआ है। क्या है? एक हरा प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। जिसे जंतुओं और पादपों के मध्य संयोजक कड़ी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जंतु और पादप के बीच का संयोजक कड़ी, मतलब ये जो होता है जंतु और पादप के बीच का है, ठीक ना, ये संयोजक कड़ी है। यह जंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयंपोषी और अनुपस्थिति में क्या होता है? विषमपोषी होता है। यही कारण है कि इसका अध्ययन हम जंतु और पौधों दोनों में करते हैं। सूर्य का प्रकाश रहेगा तो ये पादप की भांति बिहेव करेगा, और सूर्य का प्रकाश नहीं पाएगा तो ये जंतु की भांति बिहेव करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, गौरैया है, सारस है या फिर तोता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आप कहेंगे इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वो है सारस क्रेन। ये है हमारे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, विश्व गौरैया, अगर गौरैया दिवस की बात की जाए तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को। क्यों? क्योंकि गौरैया जो है विलुप्त होने की वजह से विलुप्त होने लगे थे, इसलिए इनके संरक्षण के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। चलिए, और जो मोर है हमको पता है ये हमारे भारत का, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? पैराथार्मोन है, थायरॉक्सिन है, प्रोलैक्टिन है या सोमेट्रोट्रोपिन है? तो आप इसमें कहेंगे ऑप्शन ए हमारा सही है, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन क्या है? पैराथार्मोन हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करता है, मतलब रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। आप देख रहे होंगे 2011 से एकदम से मिल रहा है, लगभग 75% क्वेश्चन मिले हुए हैं, एकदम सेम टू सेम आए हैं। तो इसकी जो मोटाई साथियों मापी जाती है ओजोन परत की, वो मापी जाती है हमारी डॉप्सन इकाई में। ठीक है, अब आप अगर ओजोन की बात करेंगे तो ओजोन एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए अगर यूपी टेट पास होना है तो, क्योंकि ओजोन से हर साल क्वेश्चन पूछा गया ओजोन से संबंधित। ओजोन कहाँ पाया जाता है?
तो आप कहेंगे कि जो समताप मंडल है उसके निचले भाग में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो गेहूं की, धान की, दलहन की या फिर उपरोक्त सभी की। तो आप और हम सभी जानते हैं कि ये दलहन की फसलों में राइजोबियम पाए जाते हैं। अच्छा, ये राइजोबियम को और क्या कहते हैं? ठीक है, इन मतलब जो जड़ ये पाए जाते हैं तो इनको हम जो है कहते हैं रूट नोड्यूल। जो एक संरचना पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रूट नोड्यूल कहते हैं, नोड्यूल कहते हैं। और जो यह है फलीदार पौधे फैबेसी परिवार के हैं। ठीक है ना, इन पौधों का राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के साथ एक सहजीवी जुड़ाव होता है। ठीक है, मतलब जो हमारे फलीदार वृक्ष होते हैं उसमें जो एक संरचना पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रूट नोड्यूल। और इसी रूट नोड्यूल में क्या होता है? ये राइजोबियम क्या होते हैं? राइजोबियम इनका नाम होता है। ये इसके साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, मतलब ये पौधों से अपना जीवन यापन करते हैं और पौधों को ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन वायुमंडल से लेकर के देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? ऐसा कौन सा कवक है जो खाने योग्य है? तो आप कहेंगे एगेरिकस। एगेरिकस जो है मशरूम की एक प्रजाति है। क्या है ये? ये मशरूम की एक प्रजाति है, मशरूम की एक प्रजाति है। ठीक है, जो खाने योग्य है, जिसमें खाद्य, देखिए एगेरिकस जो है इसमें खाद्य और जहरीली दोनों प्रजातियां शामिल हैं। संभवतः दुनिया भर में 300 से अधिक सदस्य हैं। खाद्य मशरूम की प्रमुख और आम किस्में एगेरिकस आता है, बिस्पोरस आता है और एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस शामिल है। तो इस कवक को हम खा सकते हैं। चलिए, मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, सुंदरबन में या फिर रेगिस्तान में? तो आप कहेंगे सुंदरबन के डेल्टा में मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। देखिए, मैंग्रोव पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, और भारत में की बात की जाए तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये जो नदियाँ हैं इनके डेल्टाई भागों में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? मूलांकुर है, बीजपत्र है, प्रांकुर है या फिर भ्रूणपोष है? तो इसमें आप कहेंगे ऑप्शन डी, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो होता है वो कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? भित्ति लग्न बीजांड न्यास। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन जो है हमारा वृश्चिकेसी है, मालवेसी है, स्टेरिसो है और सोलेनेसी है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, वृश्चिकेसी। इसमें बीजांड न्यास पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल या फिर मौलिक एसिड या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे एथिल एल्कोहल। अच्छा, अनाक्सी शोषण क्या होता है? अनाक्सी शोषण ऐसा शोषण होता है जो बिना ऑक्सीजन के हो, या इसी को हम क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण। ठीक है, इसमें जो अंतिम उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है? एथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देखिए, आत्माराम पांडुरंग है, डी.के. कर्वे है, महादेव गोविंद रानाडे हैं और केशव चंद्र सेन है। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी.के. कर्वे। देखिए, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। डी.के. कर्वे जी ने क्या किया था? 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगर पहली बार बात की जाए कि स्त्रियों के लिए विद्यालय की स्थापना कौन किया था, तो आप कहेंगे 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी, जो कि ईसाई मिशनरियों ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? तो इसको तो सभी लोग जानते हैं, आप कहेंगे भगवान जगन्नाथ जी से। चलिए, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में साथियों जो कुंभ मेला है वो लगता है आपका कौन सी नदी तट पे? ऑप्शन है शिप्रा, ये नर्मदा, गोदावरी और ताप्ती। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, गोदावरी। देखिए, 4 स्थानों पर लगता है, हमें पता है कौन कौन से स्थान हैं वो। तो एक तो हो गया हमारा नासिक में गोदावरी नदी के, दूसरा हमारा जो अभी हुआ है वो है प्रयागराज, प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर। ठीक है, इसके बाद और क्या हो जाएगा? उज्जैन में ये किस नदी किनारे लगता है? तो आप कहेंगे क्षिप्रा नदी, या इसी को हम शिप्रा नदी भी कहते हैं, क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी। और तीसरा चौथा क्या हो जाएगा? हरिद्वार भी
कौन सी नदी हो जाएगी? तो आप कहेंगे गंगा। ये 4 स्थान है, ये है गोदावरी यानी कि नासिक और प्रयाग, उज्जैन और हरिद्वार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे राज्यों में जो विधान परिषद है अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात की गई है, उत्तर प्रदेश राज्य में 100 सदस्य हैं विधान परिषद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो आप कहेंगे भारतीय ध्वज संहिता जो है वो प्रभावी हुई है 26 जनवरी 2002 से। देखिए भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो आप कहेंगे 22 जुलाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय संविधान के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? ठीक है, जनगण मन ये अपनाया गया था आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसको जो है इसका जो सबसे पहले जब गाया गया था तो कहाँ गाया गया? तो आप कहेंगे 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आप कहेंगे पंडित बिशन नारायण दत्त जी। इसका जो गायन समय है वो है 52 सेकंड और संक्षिप्त गायन अवधि जो है इसकी 20 सेकंड है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? ठीक है, तो 17वीं लोकसभा जो चल रही थी उसमें जो लोकसभा अध्यक्ष थे उसका जो नाम है, उनका जो नाम है आप कहेंगे ओम बिरला जी। ठीक है, चलिए 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आप कहेंगे ओम बिरला जी। चलिए 2021 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 21वां है आपका, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें आप कहेंगे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो और ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी क्या है? ये जो है आर्टिकल 76 में, संविधान के आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आप कहेंगे बिजनौर जिले से। ठीक है, बिजनौर जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें गंडक है, बेतवा है, चंबल है और केन है। तो आप कहेंगे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा गंडक। गंडक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तब ये किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे ये जो है मिलती है आकर के गंगा से। ठीक है, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बेतवा हो गई, चंबल और केन। इसके अलावा टोन्स है। ठीक है, केन नदी है, सिंध नदी एक है इनकी सहायक नदी यमुना की। देखिए एक सिंध नदी, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना हमको, सिंध नदी ये भी यमुना की सहायक नदी है। और एक सिंधु नदी है, तो वो जो सिंधु नदी है वो आप जानते हैं अरब सागर में गिरती है जाकर के, और ये सिंध जो है ये यमुना की सहायक नदी है। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे गंडक जो है ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है, केटू है, एटलस है और कामेट है। तो आप कहेंगे भारत सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन है। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित पठार कौन सा है? कोलोराडो है, किम्बरले है, कटंगा है या पेंटागोनिया है? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी हमारा सही है, किम्बरले है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, हमीरपुर, ललितपुर, मिर्ज़ापुर। तो आप कहेंगे मिर्ज़ापुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का ये बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। देखिए बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जो ज़िले आते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे उनकी संख्या है 7। अगर नाम पूछेगा तो आप नाम बता दीजिएगा। नाम क्या है? जालौन। एक एक करके लिख लेते हैं, एक तरफ से हम लोग। जालौन है, जालौन के बाद कौन सा जिला आता है साथियों? झांसी आता है। झांसी के बाद क्या आता है? आप कहेंगे ललितपुर आता है। ठीक है, ललितपुर। ललितपुर के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे चित्रकूट आता है। ठीक है, चित्रकूट का नाम हम लोग लिख लेते हैं। चित्रकूट के बाद हम लोग हमीरपुर का नाम लिख लेते हैं। हमीरपुर के बाद क्या आता है? हमीरपुर के बाद बांदा हम लिख लेते हैं। ठीक है, बांदा के बाद हम लोग लिख लेते हैं महोबा। ठीक है, तो ये जो ज़िले हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ज़िले जो हैं हमारे ये
बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसमें बुंदेलखंड पठार में मध्य प्रदेश के भी ज़िले आते हैं, जिनमें दतिया है, टीकमगढ़ है, सागर है, दमोह और पन्ना है। तो ये ज़िले जो हैं मध्य प्रदेश के हैं, बाकी 7 ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित राज्य में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये कौन से जनपद में? तो कहेंगे आप ये लखीमपुर खीरी में है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मैटूर बांध का निर्माण साथियों हुआ है कावेरी नदी पर, ठीक है। और यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? आप कहेंगे तमिलनाडु में स्थित है। ये राज्य का नाम भी आप लिख लीजिए। हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन आए वो राज्य पूछ ले। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो आप कहेंगे मैटूर बांध की जो लंबाई है वो है 1700 मीटर, ठीक है, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु पर, ठीक है। चलिए, तो साथियों ये हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए जो कि 2021 में आए थे। आप इसमें देखे होंगे लगभग क्वेश्चन 2011 के, जो 11 में पर्यावरण अध्ययन का पेपर हुआ था, यूपी टेट के पेपर में पर्यावरण अध्ययन में 2011 में जो क्वेश्चन आए थे उससे लगभग 75% क्वेश्चन जो है 2021 में उठा करके सीधे सीधे दे दिया है। आप लोग पहला सेट सॉल्व करेंगे, वो उसमें 2011 का कराया गया है। साथियों, अब हम 2021 जो है पुनर्परीक्षा हुई थी उसका वीडियो, उसका सेट हम लोग कल करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।